हर इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ प्लान करता है। आगे की पढ़ाई, बच्चों का भविष्य, रिटायरमेंट की तैयारी। लेकिन एक चीज है जो बिना दस्तक दिए आती है, बीमारी। और जब बात कैंसर की हो तो डर, भ्रम और सवाल बढ़ जाते हैं। आप सुन रहे हैं बॉक्स एफएम और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय की जो डरावना जरूर है, लेकिन जितना जल्दी समझा जाए उतना ही काबू में लाया जा सकता है। कैंसर यानी शरीर, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी से जुड़ा वो संघर्ष जिसे जागरूकता, सही जानकारी और समय रहते की गई रोकथाम से काफी हद तक हराया जा सकता है। क्या आप जानते हैं, हर साल लाखों लोग कैंसर से जूझते हैं, पर कई बार इसकी शुरुआत इतनी खामोशी से होती है कि पता ही नहीं चलता। मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी की भूमिका इसमें बेहद अहम होती है, लेकिन हम अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। तो क्या समय रहते पहचान कर हम इस बीमारी को मात दे सकते हैं? क्या खान पान, लाइफस्टाइल और जागरूकता हमारे सबसे बड़े हथियार हैं? बॉक्स एफएम पर आज हमारे साथ हैं अनुभवी चिकित्सक और जनरल सर्जन डॉक्टर रामावतार शर्मा, जो बताएंगे कि कैसे हम इस बीमारी को समझें, रोकें और लड़ें, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी। तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर रामावतार शर्मा जी का। सो यहीं से शुरुआत करते हैं आज के हमारे सफ़र की, इस एपिसोड की, इस इंटरव्यू की, जिसमें हमारे साथ में हैं डॉक्टर रामावतार शर्मा जी। सर, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी आपका बॉक्स एफएम स्टूडियो में। हाँ, नमस्ते आपको भी और पूरे श्रोताओं को भी जी। सो जैसे पहले भी हम एक बार कैंसर पे बातचीत कर चुके हैं, इस मुद्दे पे हम बात कर चुके हैं, लेकिन आज इस मुद्दे की और गहराई को हम जानने की कोशिश करें, अगर समझने की कोशिश करें तो अभी अभी हमने सुना कि हर साल लाखों लोग कैंसर से जूझते हैं, पर कई बार इसकी शुरुआत जो है वो बहुत खामोशी से हो जाती है और पता भी नहीं चलता है हमें। मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी की भूमिका इसमें बेहद अहम मानी गई है। तो इस पे आपका क्या सोचना है, क्या विचार है सर? देखिए माया, कि पिछली बार जो अपन ने बात करी थी कैंसर पे, वो अपन ने मुख्यतया कैंसर क्या है उस पे ज़्यादा बात करी थी जी। और इस बार जो है, क्यों कैंसर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में और इस पे कितनी ही चर्चाएं की जा सकती हैं, हर बार हमारा ज्ञान बढ़ेगा इसमें। इस बार हमारा जो मुख्य जो विषय है वो है कि कैंसर में मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में किस तरह से प्रभावित होता है, या कहीं मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो गया है उसकी वजह से तो कैंसर नहीं हुआ है। एक तो इस विषय को हमें देखना है। दूसरा कि उसमें हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो क्यों नहीं हमारा बचाव कैंसर में करती है और उसके लिए क्या किया जाए कि वो विकसित हो। और तीसरा, हम कैंसर को रोकें कैसे, या रोक नहीं सकें तो कम से कम प्रारंभिक अवस्था में कैसे उसकी जानकारी हमें मिले। तो इन विषयों पे आज थोड़ा हम फोकस करेंगे, सो दैट लोगों में कैंसर को लेके अवेयरनेस फैले। तो देखिए, आज से कोई ऑलमोस्ट 100 साल पहले जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे, ओटो वारबर्ग करके। तो ओटो वार्गर ने शायद 1920 के आसपास की बात है, उन्होंने एक विशिष्ट तरह की खोज की और उन्होंने ये खोज की कि जो कैंसर की कोशिका है वो ग्लूकोज बहुत खाती है, उसको भोजन के रूप में ग्लूकोज चाहिए। यहाँ तक कि सामान्य जो हमारी कोशिका है उससे करीब 40 गुना ज़्यादा ग्लूकोज कैंसर की कोशिका खा जाती है, 40 टाइम्स सामान्य कोशिका के बजाय। तो डॉक्टर वारबर्ग का ये मानना था कि कहीं न कहीं जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वहाँ से कैंसर की उत्पत्ति के बारे में हमें विचार करना चाहिए। और यहाँ जहाँ तक हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो मेटाबॉलिज्म पूरी बॉडी का होता है, वो अलग होता है। और फिर होता है कि एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हर कोशिका के अंदर एक छोटा सा अंग होता है हर कोशिका का, उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जिसको पावर हाउस कहते हैं शरीर का। वहीं सारी एनर्जी बनती है हर कोशिका की अपनी, तो कोशिका अपने आप में एक पूर्ण जीव है और वो सारी कोशिकाएं जुड़ के एक विस्तृत जीव जो मनुष्य के रूप में या किसी भी अन्य रूप में सामने आता है। सो माइटोकॉन्ड्रियल जो मेटाबॉलिज्म है वहाँ पर गड़बड़ होती है, डॉक्टर ओटो का मानना ये था, वारबर्ग का। और दूसरी उन्होंने जो खोज करी वो ये करी कि वो ग्लूकोज तो बहुत खाती है लेकिन वो नॉर्मल कोशिका जितना
एनर्जी पैदा नहीं करती। इसको मैं फिर बताऊंगा। हमारी सामान्य कोशिका एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से, जो बॉडी की एनर्जी की यूनिट होती है, एटीपी कहते हैं उसको, वो करीब 30 के आसपास एटीपी बना लेती है। नॉर्मल कोशिका हमारी एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से। लेकिन कैंसर की जो कोशिका है वो मुश्किल से 2 एटीपी की यूनिट बनाती है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से। इट मीन्स कैंसर सेल में ऊर्जा पैदा करने की क्षमता कम होती है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए, 40 गुना ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो ऊर्जा बहुत कम बना पाती है। 1930-31 के आसपास डॉक्टर वारबर्ग को नोबेल पुरस्कार भी मिला। लेकिन एक आश्चर्य की बात भी है और थोड़े से कष्ट की बात भी है कि इसी बीच में डीएनए की और आरएनए की खोज हो गई। तो फिर क्या सारी दुनिया डीएनए और आरएनए के पीछे लग गई। करोड़ों रुपए आरएनए, डीएनए, जीन्स, जीन थेरेपी, इनकी तरफ खर्च होने लग गए। सारी दुनिया उधर, और डॉक्टर वारबर्ग को जीते जी ही भुला दिया गया। हालांकि उनको नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन लोगों की मेमोरी से वो बाहर हो गए, लोगों की याददाश्त से बाहर हो गए। साइंटिफिक सर्किल में उनके बारे में कोई बातें नहीं की जाने लगी, और सारा का सारा जो दुनिया का फोकस है वो सारा का सारा आरएनए, डीएनए, इन पे फोकस हो गया। लगा कि साहब डीएनए और आरएनए को मैनिपुलेट करके हम लोग कैंसर को भी ठीक कर देंगे और डायबिटीज जैसी कितनी बीमारियों को ठीक कर देंगे। तो फोकस शिफ्ट हो गया। और शिफ्ट क्या हुआ कि साहब ये कोई वायरस होता है जो आरएनए, डीएनए इनको प्रभावित करता है, और वहाँ से कैंसर की उत्पत्ति होती है। अब जो आरएनए के जिन्होंने खोज की, जिन डॉक्टर ने, करीब 20 साल के प्रयास के बाद में उन्होंने खुद ने ये बाद में स्वीकार किया अपने जीवन में कि हम रास्ता भटक गए। कैंसर आरएनए, डीएनए की एबनॉर्मेलिटी से नहीं होता है, कैंसर एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो उन्होंने कहा कि यदि आपको कैंसर को समझना है, कैंसर पे विजय पानी है, कैंसर को रोकना है, तो आपकी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पर जो माइक्रो मेटाबॉलिज्म, अति सूक्ष्म चयापचय, हिंदी में कहूँगा, मेटाबॉलिज्म को चयापचय कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। एनर्जी कैसे, मेटाबॉलिज्म का मतलब एनर्जी कैसे बनती है, आपको वहाँ फोकस करना पड़ेगा। तो पिछले 20-25 सालों से उसमें काम हो रहा है। जैसा मैंने पिछली टॉक में बताया था कि एक डॉक्टर रोजेनथाल करके ऑन्को सर्जन थे जी सर, जिन्होंने आगे चल करके अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, तो उनकी भी कैंसर की सर्जरी करी थी। तो उन्होंने भी एक केस देखा था अपनी सर्जरी में कि एक इंसान का स्टेज 4 पैनक्रेटिक कैंसर है, वो क्योर हो गया। तो वहाँ उन्होंने मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी, इसकी बात रोजेनथाल ने उठाई थी, और आगे जाके अब उस पर लंबा चौड़ा काम है। तो उसमें डॉक्टर कैरी और एक अमेरिकन इंडियन है, सिद्धार्थ मुखर्जी है शायद उनका नाम, तो उन्होंने एक बुक भी लिखी है, द एम्परर ऑफ ऑल मेलेडीज़, बड़ी फेमस किताब है उनकी। तो उन्होंने लंबा चौड़ा काम मेटाबॉलिज्म पे काम किया, और यहाँ पर आकर के जो कैंसर के जो इलाज है उसके अंदर बड़े परिवर्तन हुए, और उसका परिणाम ये हुआ कि पिछले 15-20 साल के अंदर जो कैंसर से काफ़ी लोग बचने लगे। हम तुलना आज से 25 साल या 30 साल पहले की करें, 2000 से पहले की, 2000 मतलब 1990 उसके आसपास की बात करें, और जैसे 2010, 5, 20 अभी आज की बात करें, तो सर्वाइवल काफ़ी बढ़ गया है। पहले की तुलना में काफ़ी लोग क्योर हो रहे हैं और काफ़ी लोग लंबे समय तक जी पा रहे हैं। सो इसके पीछे ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरी मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पर, हम आगे बढ़े उससे पहले, कि कैंसर सेल, जैसे लोगों की धारणा है कि साहब वो तेज़ी से बढ़ेगी, नॉर्मल कोशिकाओं का खाना खा के तेज़ी से बढ़ेगी, वो तेज़ी से नहीं बढ़ती है। वो नॉर्मल का खाना इसलिए खाती है कि वो एनर्जी को कम कन्वर्ट करता है, जैसे मैंने पहले बताया। दूसरा क्या करता है, जब कोई सेल डिवाइड होती है तो ये थोड़ी है खाली उसका जो केंद्रक है या न्यूक्लियस है वही डिवाइड होता है, पूरी की पूरी कोशिका डिवाइड होती है। पूरी जब कोशिका डिवाइड होगी तो उसको दोबारा कोशिका बनने में उसको बहुत सारा न्यूट्रिएंट चाहिए, उसको तब नई कोशिका बनेगी, बहुत सारा सामान चाहिए, उसको बिल्डिंग मटेरियल्स कहते हैं। तो कैंसर की कोशिकाओं में बिल्डिंग मटेरियल का ढेर लग जाता है, वो क्योंकि जो बड़ी वो सेल मरेंगी, और मरेंगी तो वो क्या करते हैं कि वो बहुत सारा रफेज छोड़ते हैं। जैसे हम कोई बिल्डिंग है गिराते हैं तो चारों तरफ कचरा हो जाता है, ऐसे बॉडी में कचरा हो जाता है। उस कचरे के फलस्वरूप बॉडी के अंदर एसिड बनता है, इसको लैक्टिक एसिड कहते हैं। तो लैक्टिक एसिड
जब तेजी से बनता है तो आपका जो वहाँ का वातावरण है कैंसर के आसपास के जो है वो एसिडिक हो जाता है। और एसिडिक वातावरण के अंदर हमारी जो इम्यूनिटी की सेल्स हैं, वो कोशिकाएं जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती हैं, उनको नष्ट नहीं कर पाती हैं। इसलिए कैंसर, आपके शरीर का कैंसर जल्दी से आपके शरीर द्वारा ठीक नहीं होता है, क्योंकि वो एसिडिक हो गया। एसिडिक वातावरण के अंदर जहाँ अम्ल आ जाता है, एसिड आ जाता है, वहाँ पर हमारी जो डिफेंस की जो सेल्स हैं, वो कोशिकाएं हैं, वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती। तो कैंसर में ये दो प्रोमिनेंट चीज़ें, कम एनर्जी लेता है, वेस्टेज बहुत करता है, इसलिए लैक्टिक एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी बहुत बनता है जी। और उसको ब्लड द्वारा आप जांच भी कर सकते हो। ब्लड से यदि लैक्टिक एसिड आपका बहुत ज़्यादा रक्त में रहने लग जाए तो आपको थोड़ा जागरूक होना चाहिए कि शरीर में कहीं कुछ गड़बड़ है, तो वो आप ब्लड की जांच से पता कर सकते हो ऑफ एंड ऑन। और दूसरा, एनर्जी का वेस्टेज बहुत होता है। एसिडिक होने से आपकी जो इम्यूनिटी है उस लोकल एरिया के अंदर जहाँ कैंसर है, प्लस धीरे धीरे जब कैंसर एडवांस होता है तो सारे शरीर के अंदर एक तरह का एसिडिक बना देता है आपके ब्लड को, तो आदमी की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। इसलिए कैंसर के जो लेट स्टेज के अंदर आपने देखा कि लोग बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। बिल्कुल। और बहुत बार बार वो बीमार पड़ते हैं, तरह तरह के उनके रोग होने लग जाते हैं। तो ये सब फंडामेंटल्स हैं जो आपको मैं समझाना चाहता हूँ। सो ये सर, अगर नॉर्मल भी कोई इंसान है, अगर वो बार बार बीमार पड़ रहा है, जैसे मैं पिछले 1 महीने से मेरी तबीयत खराब ही है, जुकाम बुखार, हर तरह की मैंने दवाई ले ली, सारी चीज़ें कर ली, मैंने जांच करा ली डॉक्टर को, खाना भी अच्छे से खा लिया, तो इसके पीछे क्या रीज़न होता है? इसमें भी इम्यूनिटी का ही असर होता है क्या? इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इम्यूनिटी का तो मैं बहुत बार बताता हूँ, अपने एक फुल फ्लेजेड इस पे एक टॉक और भी कर लेंगे जी। इसमें क्या होता है, इम्पोर्टेंट आपको देखना है, एक तो विटामिन डी का उपयोग करो आप, एक B12, इंडियंस में दोनों बहुत कम है। और दूसरा, सुबह और शाम को थोड़ा धूप में बैठिए। वो तो सर गायब भी हो गया है, पता नहीं कैसे। वो जरूरी है, उसमें आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आपको जीवन को देखो जीना है ना, तो कुछ सिस्टम को बदलना पड़ेगा। अगर आपकी प्रायोरिटीज हैं वो आपको थोड़ी उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। हाँ। सर जैसे अगर कैंसर की हम बात करें तो आपके अनुभव में ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं या डाइटरी हैबिट्स हैं जो कैंसर पेशेंट्स की इम्यूनिटी को और मेटाबॉलिज्म दोनों को सपोर्ट किया जा सकता है या वो स्ट्रॉन्ग बना सकता है? देखो, इसमें मैं 2-3 चीज़ बताना चाहूँगा। एक तो ये कि भी कैंसर में ऐसा क्या कारण है। एक तो मैंने बताया कि एसिडिक यूरिन की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से जी, एसिडिक वातावरण हो जाता है चारों तरफ, उसकी वजह से हमारी इम्यून सेल्स जो है कैंसर सेल्स पे हमला नहीं कर पाती हैं, वीक हो जाती हैं। हाँ, वीक हो जाती हैं, हमला नहीं कर पाते उन पर। दूसरा क्या होता है कि जैसे आपकी अंगुली में एक छोटा सा कांटा चुभा तो आपके चब होने लग जाएगी। हाँ बिल्कुल। वहाँ चारों तरफ आप यदि इस कांटे को नहीं निकालते हो तो सुबह तक वहाँ वो अंगुली सूज जाएगी, लाल हो जाएगी। इसका क्या कारण है? वो कांटा बाहर की चीज़ है। तो आपकी बॉडी की इम्यून सेल्स तुरंत पहचान लेते हैं कि कोई बाहरी वस्तु शरीर में प्रविष्ट हो गई है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो कोई वायरस हो, चाहे वो कोई पैरासाइट हो, या कोई फॉरेन बॉडी हो, कांटा हो, कुछ भी हो, और उस एरिया को घेर लेते हैं, वहाँ पस बन जाती है और उस चीज़ को बाहर निकाल देती हैं। या आप उसको खींच के निकाल दोगे, उसको तुरंत आपको 1 घंटे के अंदर वहाँ इम्यून सेल पहचान जाते हैं कि वो चीज़ गई, तो आप ठीक हो जाते हो। लेकिन कैंसर बाहर का नहीं है, कैंसर आपके शरीर में ही प्रकट हुआ है। तो आपका जो रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं हैं, जो इम्यून सेल्स हैं आपकी, वो उसको आपके शरीर का हिस्सा ही मानती हैं, और शरीर का हिस्सा है ही कैंसर, तो वो उस पर जल्दी से हमला नहीं करती। 2 कारण हो गए। तो वो हमारी बहुत बड़ी समस्या है इसको जीतना, एसिडिक एनवायरनमेंट, और वो सेल्फ है इम्यून सेल्स जो प्रकृति ने बनाई है, वर्षों से बनी है, लाखों हजारों वर्षों के बाद में जो डेवलप हुई है, वो शरीर के बाहरी किसी भी जो एजेंट होता है उसको मारने के लिए बनी है। और कैंसर आपके शरीर के अंदर खुद उत्पन्न हुआ है, तो आपके शरीर का एक हिस्सा है। इसलिए वो इम्यून सेल्स जल्दी से वहाँ पे काम नहीं करती हैं। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट होता है। अब होता क्या है कि जैसे कैंसर का नया इलाज है, उसमें यही किया है उन्होंने कि आपकी इम्यूनिटी थोड़ी बढ़ाई जाए, आपके जो लैक्टिक एसिड है उसको कुछ कंट्रोल किया जाए, सो दैट आपकी इम्यून सिस्टम ज़्यादा बेटर उस पर काम कर सके।
तो इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। अमेरिका में एक नई ड्रग पे रिसर्च हो रहा था, इसी कंसेप्ट के ऊपर, एक दवा पे एक रिसर्च चल रही थी। तो करीब 25 लोग उस ट्रायल में थे। वो एक बड़ा अनकॉमन सा, बहुत ही खतरनाक किस्म का एक कैंसर था। तो उस पे जो ड्रग का ट्रायल हो रहा था, तो 30 लोग थे उसमें करीब। तो उसमें सारे लोग मर गए, खाली एक महिला बची। जी। और उसका जो महिला बची ना, उसका जो रोग था वो सबसे एडवांस स्टेज में था। तो ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि सबसे एडवांस स्टेज वाला जो रोगी है वो तो बच गया, हाँ। और बाकी सब की मृत्यु हो गई। और बीमारी बहुत खतरनाक होती है वो, जो वैरायटी थी कैंसर की। तो उस पे रिसर्च हुई। तो ये पता चला कि उस महिला ने अपने खाने को बहुत नियंत्रित किया। हाँ, ओके। और खाने पे नियंत्रित क्या किया कि उसने अपने खाने में जो कार्बोहाइड्रेट है, यानी ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का मतलब ग्लूकोज, तो उसने कार्बोहाइड्रेट को लेस देन 5% रखा। इसके अलावा कार्ब्स की बजाय उसने अपने खाने में एक तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड करी, उसने नट्स लिए, उसने सीड्स लिए, और उसने एग लिया, और पोल्ट्री के अंदर जैसे चिकन लिया, और उसने वे प्रोटीन लिया, और कर्ड लिया। तो ये इसी पे उसने अपने आप को पूरे जो इलाज चला उसमें ऑलिव ऑयल लिया और ऑलिव्स लिए। तो यानी मुख्यतया ग्रीन वेजिटेबल्स, जो कि बहुत ज़रूरी है, ऑलिव्स, ऑलिव ऑयल और नट्स, सीड्स एंड वे प्रोटीन, आपका एग, और जो पोल्ट्री में चिकन वगैरह, सिर्फ यही खाना उसने लगातार रखा। और उसका परिणाम ये हुआ कि बॉडी में कार्ब्स कम हो गए। तो ये माना गया कि ये जो रीज़न हुआ वो प्रैक्टिकली उसको बेनिफिट हुआ वो कार्बोहाइड्रेट से हुआ। प्लस उसने क्या किया, इसके साथ साथ में उसने एक तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग करी। हाँ। उसने जो भी खाना सुबह खाया और शाम को 4-5 बजे उसने खाना खाया, तो 12 से 18 घंटे तक वो कुछ भी नहीं खाती थी। तो कुछ भी नहीं खाने से जो कैंसर सेल्स थी, उधर को कीमोथेरेपी का असर आ रहा था उसके ऊपर, और इधर से उसको ग्लूकोज नहीं मिला, तो वो कैंसर सेल्स उसके इरेडिकेट हो गई। वो जब 10 साल बाद में जब उसकी जांच हुई, पेट स्कैन कहते हैं, PET स्कैन, वो 10 साल बाद में भी नॉर्मल था। इट मीन्स उसका डिजीज़ क्योर हो गया। जो ये दुनिया के रेयर केसेस में है कि उस बीमारी का आदमी क्योर हो जाए, तब जा कर के। और भोजन का, इंटरमिटेंट फास्टिंग का, कम खाने का, टाइम गैप करना 2 खानों के बीच में, इसका महत्व सबको समझ में आया। अब यहाँ मैं एक छोटी सी बात एक जनरल नॉलेज के लिए बता देना चाहता हूँ। जैसे जो कैंसर के लोग हैं वो खुद या उनके रिश्तेदार जानते हैं कि हमें पेट स्कैन करवाने जाना है। अब है क्या पेट स्कैन, तो मैं सिंपल बता देता हूँ। पेट स्कैन बेसिकली रेडियो एक्टिव ग्लूकोज होता है। क्यों मैंने बताया ना, कैंसर सेल ग्लूकोज खाती हैं। बिल्कुल। तो रेडियो एक्टिव ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपकी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं। तो जहाँ कैंसर होगा वो फ़ौरन उस ग्लूकोज को खाने की कोशिश करेगा। तो मैक्सिमम फिर वो जो रेडियो एक्टिविटी उनको स्कैन जो करेंगे तो उसको वहाँ पर नज़र आएगी। इसलिए पेट स्कैन है ना, बेसिकली वो इस तरह से होता है। और उसकी इसलिए वैल्यू होती है कि कैंसर एक्टिविटी हो रही है तो उसका पता रेडियो एक्टिव ग्लूकोज से हमें लगता है। तो एक जैसे ये तो जनरल नॉलेज की चीज़ है। सर, कई सारे जो सवाल है हमारे चैट बॉक्स में भी आ रहे हैं, तो अभी हम चैट बॉक्स लें या फिर हम इसको थोड़ा कंटिन्यू करके बीच में लेते रहें। ठीक है। तो एक सवाल मैं आपसे करूं सर, जो चैट बॉक्स से आया है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। कनक का सवाल है इसमें कि क्या मेटाबॉलिज्म तेज होने से कैंसर सेल्स जल्दी फैल सकते हैं, ऐसा उनका पूछना है। नहीं, मेटाबॉलिज्म का तेज होना या वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता। देखिए, कैंसर सेल्स में एक खासियत होती है, हमारी जो नॉर्मल कोशिकाएं होती हैं ना, वो ऑक्सीजन की वातावरण में बेस्ट परफॉर्म करती है। हमारा जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है वो
एरोबिक है, यानी ऑक्सीजन वाला मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, सो दैट एनर्जी एफिशिएंटली यूज़ की जा सके। कैंसर सेल्स इनएफिशिएंट है एनर्जी यूज़ में, उनमें एनारोबिक होता है, यानी बिना ऑक्सीजन का वातावरण चाहिए उनको। जैसे सामान्य स्थिति में हम देखें ना, ये 800 मीटर 1500 मीटर के जो एथलीट दौड़ते हैं जी, तो वो नेचुरल सांस नहीं ले पाते। जब दौड़ेंगे तो वो सांस नहीं ले पाते, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट दौड़े तो वो सांस थोड़ी ले पाते हैं, वो दौड़ते रहते हैं, सांस हल्का हल्का लेते हैं। हाँ, तो उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कुछ मिनट के लिए एनारोबिक होता है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उनके शरीर के अंदर। बिल्कुल। इसलिए जो भी एथलीट जब लास्ट में दौड़ के रुकता है ना, तो वो अपने ना थोड़े पैरों को मोड़ के हाथों पे अपने घुटनों पे हाथ रख के लंबे लंबे सांस लेता है, क्योंकि उनके शरीर में ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है और बॉडी फिर ऑक्सीजन वाले मेटाबॉलिज्म में शिफ्ट होना चाहती है। कैंसर सेल्स हैं वो बिना ऑक्सीजन वाले वातावरण में शिफ्ट होती हैं। तो जो मैं लैक्टिक एसिड का बता रहा था ना कि एथलीट में भी यदि दौड़ के तुरंत बाद यदि उनका ब्लड सैंपल लोगे तो उसमें आपको लैक्टिक एसिड ब्लड में बढ़ा हुआ मिलता है। तो ये जो एनारोबिक ऑक्सीजन होता है, तो कैंसर, इसलिए वो कैंसर मेटाबॉलिज्म का फास्ट या स्लो होने का कैंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैंसर सेल का मेटाबॉलिज्म है वो इनएफिशिएंट है, वो ज़्यादा अच्छी क्रिया नहीं है, वो एक ख़राब क्रिया है, उसमें एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। और उसी का परिणाम क्या होता है कि कैंसर के रोगी हैं, अचानक उनका वज़न कम हो जाता है। जब देखा एडवांस स्टेज के अंदर तो बिल्कुल वज़न कम हो जाता है, दुबले पतले हो जाते हैं, शरीर की ताकत खत्म हो जाती है, क्योंकि जो सारी एनर्जी वेस्ट जा रही है। तो इसलिए मेटाबॉलिज्म का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता, और कैंसर सेल का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता भी नहीं है। राइट सर, एक सवाल ये भी है कि लोगों को ना भ्रम बहुत होते हैं, स्पेशली अगर हम कैंसर पेशेंट्स की बात करें तो इम्यूनिटी या मेटाबॉलिज्म को लेकर कोई मिथ अगर आज आप तोड़ना चाहें कैंसर पेशेंट्स का, या सिर्फ कैंसर से जुड़ा भी कोई मिथ अगर आपको ध्यान में हो। देखिए, कैंसर का बड़ा मिथ तो कैंसर का डर है। लोग कई बहुत होते हैं साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कि मेरे यहाँ कैंसर हो गया, मेरी ये गांठ हो गई, मेरे लंग्स में तो नहीं होगा, बार बार डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जांचें कराते हैं। और इसमें जो यंग डॉक्टर्स होते हैं वो हर बैच में आपको 5-7 लड़के ऐसे मिलेंगे मेडिकल कॉलेज में जो कैंसर फोबिया से ग्रसित होते हैं, कितनी जांचें करवाते रहते हैं, कितनी तरह की जांच वाँच डॉक्टर्स को दिखाते रहते हैं। सामान्य में बहुत लोग होते हैं। मेरा ये मानना है कि कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि शरीर में कैंसर नहीं हो। कैंसर चूँकि धीरे धीरे एस्टेब्लिश होता जा रहा है पिछले 20-1 साल में कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो जब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो उसको आप डिसऑर्डर को तो ऑर्डर में ला सकते हो ना। बिल्कुल। तो आप डिसऑर्डर को ऑर्डर में बदलने की कोशिश क्यों नहीं करते? अराजकता है आपके शरीर में, आप अराजकता को समाप्त कीजिए। तो आपके कुछ गिने चुने जो जेनेटिक्स पे डिपेंडेंट कैंसर हैं उनको छोड़ दीजिए, बाकी तकरीबन हर तरह के कैंसर को आप होने से रोक सकते हो। और जिनकी हो गया है, जो इलाज ले रहे हैं, कई बार अफवाह आती है, कुछ VIPs होते हैं, मतलब वेल नोन पर्सनस, वो अफवाह भी उड़ाते हैं कि मैंने कैंसर ठीक कर दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो उनसे मत जाइए। होने के बाद में तो आपको इलाज कराना है, लेकिन इलाज के साथ जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो भोजन वाला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतना साधारण है, इतनी सिंपल सी बात है कि लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और खाने में क्या होता है, विशेष जो आपको नहीं लेनी है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर होता है। अब ब्रेस्ट कैंसर वालों को सोया नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर फीमेल हार्मोन होते हैं, उस लाइक सब्सटेंस होते हैं, जबकि अदरवाइज सोया है, ये कैंसर के प्रिवेंशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सोयाबीन, हाँ, सोया का प्रिवेंशन में तो बहुत अच्छा रोल है इसको। लेकिन किसी लेडी के यदि ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है जी, तो फिर उसको सोया हर हालत में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हार्मोन को प्रभावित करता है, इसलिए इसको हम सुरक्षित नहीं मानते। ठीक है ना। तो वो फिर आपको इंडिविजुअल डॉक्टर से राय लेनी है। लेकिन मोटे तरीके पे मैंने आपको 4-5 चीज़ बताई, ये उन लोगों के लिए बताई हैं जिनके कैंसर है, जिनका इलाज चल रहा है। अब वो आपको, हमारे क्या, हम जीवन से ज़्यादा अपनी मान्यताओं को महत्व देते हैं कि साहब मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं जान दे दूंगा, लेकिन मैं तो अंडा नहीं खाऊंगा, या मैं तो नॉनवेज कुछ भी नहीं लूँगा। ऐसा नहीं है। पोल्ट्री प्रोडक्ट आप ले सकते हो,
इस धरती पे जो कुछ भी बना है भोजन के रूप में उपयोग होता है वो भोजन ही है। जीवो जीवस्य भोजनम, जिसमें जीवन है वो ही जीवन का भोजन हो सकता है। एक फंडामेंटल है। अब आपकी मान्यताएं मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो विज्ञान की बात करने वाला आदमी हूँ। और सदियों पहले बड़े ज्ञानी लोगों ने ये बात लिखी है, जीवो जीवस्य भोजनम। सर ये तो आपने बहुत सही बात बोली, क्योंकि लोग ना आपस में फाइट करने लग जाते हैं, डिबेट करने लग जाते हैं, हम वेजिटेरियन है तुम नॉन वेजिटेरियन हो, और एक वो डिबेट सर नॉनसेंस डिबेट होती है बेसिकली, अगर देखा जाए उसका कोई सेंस नहीं है मेरे नॉलेज में। तो ऐसा है कई बार हमें सिर झुकाना पड़ता है ठीक है ना। सही कह रहे तो हैं कई आप। बार सिचुएशन ऐसे जहाँ आपको सर्वाइवल का सवाल है, जहाँ आपके प्राणों की आपको रक्षा करनी है, तो शरीर आपका थोड़ी है, शरीर तो आपको मिला है, इसकी रक्षा करना आपका काम है। तो आपको यदि इस शरीर की रक्षा के लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि आपका दुनिया में प्रथम जो कर्तव्य है वो है जिंदा रहना, सम्मान के साथ जिंदा रहना और शरीर को स्वस्थ रखना। क्योंकि ये आप ये शरीर नहीं है तो आपकी मान्यताएं, आपके विचारधाराएं वो सब समाप्त हो जाएंगी। आप जिंदा, और आपका फिर कोई वैल्यू क्या रहेगी जब आप हो ही नहीं, तो फिर कोई बात बनती नहीं है। इसलिए मेरी समझ में तो आदमी को एक सर्टेन लेवल पे जाके तो फ्लेक्सिबल होना ही चाहिए। और जो लोग बड़े बड़े उपदेश देते हैं इस तरह का उस तरह का, तो मैंने तो ऐसे, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बड़े बड़े लोगों को ये सब करते देखा है। सही वो बात छुप के करते हैं, साहब बताएंगे नहीं किसी को। हमारे जीवन निधि, हमारी जीवन की रक्षा करनी है तो हम ये करेंगे, और वो करते हैं। लेकिन वो उनमें ये कहने की हिम्मत नहीं होती है। एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो आप कर रहे हो उसका आप विरोध कर रहे हो बाहर। तो इसलिए आपको शरीर की रक्षा जो है वो प्राइमरी है, और उसमें आपको आपका जो भी इलाज चल रहा है कैंसर का, वो इलाज लेते रहिए। आप अपने खाने में परिवर्तन कीजिए। 2-4 चीज़ें मैं और बताऊँगा, जी। मैं सोचता हूँ यहीं बता दूँ अच्छा रहे, बिल्कुल बिल्कुल सर। कंटिन्यूटी रह जाएगी। हमारा शरीर, मैंने कहा ना, माइटोकॉन्ड्रिया है हमारे शरीर का आधार, एनर्जी वहीं बनती है। हमारे शरीर में मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया हमारी मसल सेल्स में होती हैं। तो यदि आपको कैंसर से बचाव रखना है या कैंसर के इलाज में आपको बेहतर परिणाम प्राप्त करने हैं, तो आपको विगरस तरीके से अपनी मांसपेशियों को विकसित करना होगा। आपको इस बात का सदा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी मांसपेशियां सिर्फ चलने फिरने के लिए नहीं है, वो आपके एंडोक्राइन जो सिस्टम है पूरा, उसका हिस्सा हैं। क्योंकि जो फीडबैक आपके एंडोक्राइन को कौन देगी? आपकी मांसपेशियां देती हैं। सही बात। आपसे चला नहीं जा रहा है तो आपको थायरोक्सिन हार्मोन चाहिए, तो वो फीडबैक मसल देंगे ना कि मेरे से चला नहीं जा रहा है, तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो TSH रिलीज करेगी। तो ऐसे कितनी एक्टिविटी हैं। प्लस आपको हेल्दी रहने के लिए एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा रहे, क्यों एनर्जी रहेगी तभी आप जिंदा रहोगे। तो एनर्जी प्राप्त करने के लिए आपके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए। तो मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया जो आप डेवलप कर सकते हो, आप हार्ट को तो नहीं बढ़ा सकते, आप लंग्स को तो नहीं बढ़ा सकते, है उतना ही रहेगा, मांसपेशियों को आप बढ़ा सकते हो। तो आपको मसल पावर इम्प्रूव करना होगा। क्योंकि हमें जो कैंसर के जो फंडामेंटल जो 5 कारण हैं, सबसे बड़े 4 या 5 का कॉज है, मैं बताना चाहूँगा, उनके ऊपर वर्क करना चाहिए। एक तो स्मोकिंग एंड एयर पोल्यूशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये दोनों रोके जाने वाले हैं। आप स्मोकिंग छोड़ सकते हो, आपको जीना है तो छोड़ना चाहिए। स्मोकिंग सिर्फ लंग कैंसर नहीं करती है, लंग कैंसर तो उसका प्राइमरी टारगेट है, लेकिन स्मोकिंग से कोई भी तरह का कैंसर एक्टिवेट हो सकता है, क्योंकि वो आपके माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती है। तो हर हालत में आप स्मोकिंग छोड़ सकते हो। आपको जीना है, आप अपने आप से प्यार करते हो, अपने परिवार से प्यार करते हो, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया के मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए, ठीक रखने के लिए आपको स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी। एयर पोल्यूशन है, हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। बिना बात अपने व्हीकल का उपयोग मत करो।
बिना बात आप चारों तरफ चीज़ों को, जैसे प्लास्टिक को जलाने का काम लोग करते हैं, वो मत करो। पत्तों को जलाओ मत, ज़मीन को थोड़ा खोदो, शरीर की एक्सरसाइज भी होगी, पत्तों को उसमें गाड़ो। और बहुत सारी चीज़ें, आप चारों तरफ गंदगी फैलाते हैं, कहीं मर जाए वहाँ थूक रहे हैं, मर जाए वहाँ प्लास्टिक फेंक रहे हैं, तो वो सारा आपका एयर पॉल्यूट कर सकते हैं। तो इन सबको आप रोकिए। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो बड़ा इम्पोर्टेंट कॉज है कैंसर का, जिसको हम सब यूजुअली ध्यान ही नहीं देते हैं, वो है ओबेसिटी। जिस सोसाइटी में जितनी ओबेसिटी बढ़ेगी, जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में और भारत जैसे देश में सन 2000 के बाद से थोड़ी रिचनेस आई है, तो सबसे पहले रिचनेस आते ही लोगों ने मोटा होना शुरू कर दिया। मोटापा, लेथार्जिक मसल्स आपके शरीर में कैंसर होने का एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण क्यों है, जो तीसरा कॉज मैं बता रहा हूँ, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन है आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए। इंसुलिन को आप सिर्फ डायबिटीज़ से संबंधित रख के नहीं देख सकते। इंसुलिन एक इस तरह का हार्मोन होता है जो आपके शरीर की एक एक कोशिका को प्रभावित करता है। तो आपकी इंसुलिन में जो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होगा, यानी आपकी इंसुलिन जब सही तरीके से कम मात्रा में काम करना बंद कर देती है, तो शरीर क्या करता है, और इंसुलिन बनाती है आपकी पैनक्रियास। तो यदि आपका ब्लड इंसुलिन लेवल लगातार ऊपर रहने लग गया, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होता है, जो चौथा कारण बता रहा हूँ, फैट कलेक्शन। फैट कलेक्शन कहाँ पर, ऑर्गन्स में, इसको विसरल फैट कहते हैं। आपके पैनक्रियास में डिपॉजिट हो जाती है, आपके फैटी लीवर हो जाता है, आपके मसल्स के बीच में फैट जमा हो जाती है। तो आपकी जो इंसुलिन मेटाबॉलिज्म है और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है, सारा अफेक्टेड हो जाएगा। आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा। तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो जो सेल्स एबनॉर्मल हैं, मैंने पिछली टॉक में कहा था, हमारे शरीर में हर महीने कोई 10,000 माइक्रो कैंसर्स डेवलप होते हैं, जिनको हमारी इम्यून सेल्स तुरंत खा के ख़त्म कर देती हैं। जी। तो वो यदि उनको लगातार ग्लूकोज मिलता रहेगा, ब्लड शुगर लेवल आपका हाई रहेगा, तो आप में कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो 3 चीज़ों पे आपको मेजर फोकस करना है, ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे इंप्रूव करोगे आप, सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाओगे, संवेदना कैसे बढ़ाओगे इंसुलिन को लेके, उसकी कार्य में तत्परता कैसे लाओगे इंसुलिन के उपयोग में, एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में आपको एक बात का बड़ा ध्यान रखना है। आज ही मेरे पास एक आए जेंटलमैन, तो अचानक वो थक गए, क्योंकि घूमने गए तो लगातार वो 1-1.25 घंटे लगातार फास्ट स्पीड से इतने तेज़ी से घूमे कि वो कई दिन फिर थके रहे। ऐसे नहीं करना है आपको एक्सरसाइज को डिवाइड करना है। एक होता है आपको नेपा कहते हैं, नॉन एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी। आप छोटे मोटे काम अपने करते रहिए, दिन के अंदर बैठे मत रहिए, छोटे मोटे कुछ काम करते रहिए। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग हो, या सीढ़ियाँ चढ़ना हो, या स्टैटिक जो साइकिल होती है घर पे वो चलाना हो, या सड़क पे साइकिल चलाना हो, तो इस तरह के लाइटर आप एक्सरसाइज कीजिए। और साथ में रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, जिसमें आपकी मसल बने, मांसपेशियों को बनाने वाली। मांसपेशियों में मसल्स को आप लूज़ मत करिए, बोन को आप लूज़ मत करिए, क्योंकि बोन और मसल हैं वो सिर्फ चलने के लिए नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, ये आपके एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, आपका स्केलेटल सिस्टम है, वो जो ढांचा है आपका शरीर का। तो इसको आपको ढांचे को मजबूत रखना है। जिस मकान का ढांचा मजबूत होता है वही मकान जो है भूकंप को झेल पाता है, अदरवाइज तो बिखर जाता है। तो ये सिंपल सी चीज़ें आपको करनी है कि आपको लाइफ है, आपको अपनी बॉडी में फिटनेस लानी है, हल्की एक्सरसाइज करनी है, छोटे छोटे काम खुद करने हैं। हम क्या, थोड़ा पैसा आते ही हम बिस्तर पे बैठे बैठे ऑर्डर देते हैं, ये काम कर लो, इसकी बाई आएगी, उसकी वो आएगी, इसकी वो। नो, कोई कुछ आओ, आपको चलना फिरना है। आप शानदार मकान बना लेते हो
उसके ऊपर की मंजिल को जाके कभी नहीं देखते हो? अरे रोज़ाना चढ़िए सीढ़ियाँ। मेरा ये मानना है कि हर इंसान को रोज़ाना कम से कम 50-60 सीढ़ियाँ ज़रूर चढ़नी चाहिए। उससे आपकी मसल है उनकी टोनिंग होती है, आपके हार्ट में भी आता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को आप करेक्ट करते हो तो आप सिर्फ कैंसर से नहीं बचते हो, आप हार्ट अटैक से बचते हो जी। आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डायबिटीज़ वगैरह से आपका बचाव होता है। और आपको जो एक और ख़तरनाक बीमारी है अल्जाइमर है, उन सब से बचाव होता है। तो एक कुछ एक्टिविटी से आपको कितना बेनिफिट है, उसमें कुछ भी आपका खर्चा नहीं लगता। लोगों के पास टाइम बहुत होता है, बैठे रहेंगे, टेलीविज़न देखते रहेंगे, मोबाइल में रील्स देखते रहेंगे। देखो मत, चलो। और फिर एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक प्लान होनी चाहिए कि मुझे सिर्फ चलना फिरना नहीं है, मुझे मसल भी थोड़ी बिल्डअप करनी है। अपनी मसल्स को मत जाने दो, क्योंकि उम्र के साथ मसल जाती है। 30-40% तक मसल आपकी, यदि आप अच्छी तरह से उनको मेंटेन नहीं करोगे तो उम्र के साथ आपकी मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, और वीक होने के साथ ही आप मेटाबॉलिज्म उसका डिस्टर्ब होता है और कैंसर के आप शिकार हो जाते हो। राइट। सर, चैट बॉक्स में एक चेतन का सवाल आया है कि कीमोथेरेपी के बाद में वजन बढ़ना क्या मेटाबॉलिज्म से जुड़ा होता है? देखिए, मेटाबॉलिज्म से जुड़ा होता है। कीमोथेरेपी के बाद में हर एक का वज़न बढ़े ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। यूजुअली मैंने देखा है कि कीमो के बाद में लोग बाग एक्टिव कम रहते हैं। वो उनको शुरू में तो जैसे दूर रखा जाता है, भी इन्फेक्शन नहीं हो जाए और नहीं हो, और धीरे धीरे वो उनकी आदत का हिस्सा हो जाता है और थोड़े वो आराम तलब हो जाते हैं। और कुछ दवाएं होती हैं, मान लो, उनकी वजह से कई बार वेट गेन हो जाता है। फॉल्स वेट गेन है। आपको वेट गेन के साथ अपनी जो बॉडी मास इंडेक्स है कि आपका वज़न कितना है और आपका मसल मास कितना है, उसका एक तुलना। और उसका सिंपल सा प्रिंसिपल है जो मैंने मेरी कई टॉक में बताया। यदि आप पुरुष हो तो आपकी जो वेस्ट साइज़ है आपकी, वो 36 से ज़्यादा कभी नहीं हो, तो 34 से 36 के बीच में होनी चाहिए इफ़ यू आर मेल। और आप फीमेल हो तो आपकी वेस्ट साइज़ है वो 32 आदर्श है, मैक्सिमम 34 हो। 34 से ज़्यादा हो तो आप अपने पर कार्य कीजिए। ये सिंपल है। यदि आपकी इस स्टैंडर्ड मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ, फाइनर चीज़ तो देखो अलग होती है, इंडिविजुअल को बताई जाएगी। वो तो मोटे तौर पे इन दो चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपके हेल्दी रहने की और ये जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं उनसे ग्रसित होने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। राइट। आगे एक दिनेश जी का भी सवाल है कि क्या एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम कैंसर को रोक सकता है? एफिशिएंट इम्यून सिस्टम, जैसे मैंने बताया ना कि कैंसर तो हमारे होता ही रहता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे शरीर में कोई माइक्रो कैंसर इस समय भी हुआ हो 1 घंटे की टॉक में, और मेरे शरीर ने उसको ख़त्म कर दिया हो। तो एफिशिएंट इम्यून सिस्टम आपका डेफिनेटली प्रिवेंटिव है, और वो होता है एफिशिएंट मेटाबॉलिज्म से। तो इम्यूनिटी पे तो आपको वर्क करते ही रहना चाहिए। सर, एक तृप्ति का भी सवाल आया है कि क्या टाइप 1 डायबिटीज़ को होने से रोका जा सकता है? देखिए, टाइप 1 को वो होती नहीं है एक्चुअल में, वो एक तरह का एक्सीडेंट है। वो कोई न कोई वायरस होता है, और वो वायरस आपके पैनक्रियास में जाके और जो कोशिकाएं इंसुलिन को बनाते हैं उनको नष्ट कर देता है। तो इसको नहीं टाइप 2 को रोका जा सकता है, टाइप 1 को रोका नहीं जा सकता, बिकॉज दिस इज़ बेसिकली एक इनविजिबल एक्सीडेंट है। जैसे अभी वो अहमदाबाद में बच्चे लोग जो खाना खा रहे थे कुछ लोग, और वो प्लेन क्रैश हुआ, तो वो बच्चे नहीं रोक सकते थे उसको, वो उनके बस की बात नहीं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ तकरीबन वैसी होती है, वो सडन होती है और आपको पता ही नहीं चलता। वो आपको सिंपल सी जुकाम लगी है, हल्का सा वायरस हुआ, और यदि वो वायरस ऐसा है कि वो पैनक्रियास में पहुंच गया तो वो जुकाम वाला भी आपको, या कई वायरल कोई भी वायरस होता है, डेंगू वायरस है, ये कोरोना वायरस जैसे आया था, तो कोरोना के बाद में टाइप 1 डायबिटीज़ के कई केस देखे गए, और भी कई हैं। डेंगू वगैरह होता है, उसमें भी हो सकती है, किसी भी वायरस से हो सकती है। तो उसको रोका नहीं जा सकता, टाइप 2 को रोका जा सकता। राइट। सो अभी जैसे हमारे पास मुश्किल से 10 मिनट है, तो मैं एक और सवाल मैं इसमें पूछना चाह रही थी सर। उसके बाद जो अपनी इम्पोर्टेंट टॉक है उसको हम खत्म करेंगे। गोपाल जी का कहना है कि क्या इम्यूनिटी बूस्टर्स या सप्लीमेंट्स सच में मदद करते हैं?
देखिए गोपाल जी, मैंने पिछले टॉक में भी कहा था कि इम्यूनिटी बूस्टर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। वो सब कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है। आपको 2 रुपए की चीज़ 100 रुपए में बेचने के लिए ये सब झूठा प्रोपेगेंडा है। इम्यूनिटी बूस्ट तो कोई जीन को मैनिपुलेशन करके कर सकते हैं। इम्यूनिटी खाली एफिशिएंट बनाई जा सकती है। जो है वही है, आप लेके जो जन्मे हो इम्यूनिटी वही रहती है। आपका एक्सपोजर किसी वायरस से होता है तो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, लेकिन वो होगी उसी क्षमता के अंदर। ये मैं आपको थोड़ा फाइन चीज़ बता रहा हूँ, उसी क्षमता में होगी। आपकी इम्यूनिटी आपको एफिशिएंट रखनी होगी, और एफिशिएंट रखने के लिए जो मैंने सिंपल से तरीके बताए हैं वही है। मेरी हर टॉक में सुनते हो, सूर्यास्त के समय खाना खाना, शाम का, सुबह का खाना जल्दी खाना, खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट मैक्सिमम से मैक्सिमम 10% होने चाहिए, और आपको खाने के बारे में पता होना चाहिए किसके अंदर कितना कार्ब्स है। आपका जो भोजन है वो फाइबर रिच होना चाहिए। हरे पत्ते वाली सब्जियों का आपको पर्याप्त मात्रा में उपयोग होना चाहिए। आपके शरीर में 30-35% आपको प्रोटीन होना चाहिए आपकी डाइट में, और जो अनसैचुरेटेड फैट है वो होनी चाहिए। तली हुई चीज़ें नहीं होनी चाहिए, फ्राइड चीज़ नहीं होनी चाहिए, प्रोसेस्ड खाना नहीं होना चाहिए। फास्ट फूड आप मिनिमम से मिनिमम खाओ। कभी शौकिया कभी कभी ले लिया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि फास्ट फूड की कंपनियां हैं, उनके शेयर प्राइस है वो आप बिलीव नहीं करोगे कि वो 3 गुना बढ़ गए। कोविड के बाद में 3-3, 4-4 गुना बढ़ गए। शराब की कंपनियों के, सिगरेट की कंपनियों के। तो हम खुद तो मृत्यु की तरफ भाग रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि साहब हमारी समस्याएं दूर करो। और अब लास्ट में मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि कैंसर को आप अर्ली डिटेक्ट कैसे करो। एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि आप अर्ली कैसे डिटेक्ट करो, क्योंकि कैंसर जब आप डिटेक्ट करते हो, जैसे मान लो छोटी सी गांठ आपको नज़र आई, तो छोटी सी गांठ का मतलब क्या है कि उस समय करोड़ों कोशिकाएं उसमें विकसित हो चुकी हैं, और हो सकता है वो जहाँ हैं उनसे बाहर भी चली गई हों, वो लिम्फ नोड तक हैं आसपास, और उनको निकाल दिया जाए तब तक तो अच्छा रहता है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाती हैं जब तक आप पकड़ते हो। इसलिए अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जैसे अर्ली डिटेक्शन में हम, एक तो होता है साल या 2 साल में एक बार आप अपने किसी डॉक्टर से संपर्क करो आप, और उसके लिए मैं ये सबको राय दूंगा कि आप डॉक्टर के वर्किंग प्लेस पे जाके जांच कराओ जी। हम सिर्फ क्या मोबाइल से पूछ लेते हैं, या कभी वो डॉक्टर मिल गया तो वहाँ उससे पूछ लेते हैं, कभी हमारे घर आया तो उससे बात कर लेते हैं। वहाँ नहीं होता है। जो आदमी वो कुर्सी पे बैठा होता है तो उसका माइंड सेट कुछ अलग होता है, और वो कहीं और होता है तो उसका माइंड सेट कुछ और होता है। इसलिए आप साल 1.5 साल में कोई जो भी भरोसे का आपका चिकित्सक है उससे मोटी मोटी आप जांच करा सकते हो। और इसके अलावा जैसे प्रोस्टेट कैंसर होता है उसका ब्लड से जांच होती है, ब्रेस्ट कैंसर है उसका मेमोग्राफी से पता चलता है, लेकिन जब तक वो मेमोग्राफी से चलता है तो कई केसेस में डिजीज़ बहुत एडवांस हो सकता है, तो उसका ध्यान रखना है। और वहाँ आपको किसी डॉक्टर से एग्जामिनेशन भी ऑफ एंड ऑन करवाते रहना चाहिए, तो उससे आप अर्ली डायग्नोज कर सकते हो। कैंसर कोलन में जैसे कोलोनोस्कोपी वगैरह हैं, तो किसी के थोड़े से भी सिम्टम हों, उसको लगे कि मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है, तो साल 2 साल में एक बार वो ज़रूर करवा लेनी चाहिए कोलोनोस्कोपी। आजकल ब्लड के थ्रू एक लिक्विड बायोप्सी का भी एक ट्रेंड चला है कि उससे भी वो आपको पता लगा लेते हैं कि बॉडी में कैंसर कहीं है या नहीं है। अभी वो टेक्निक अर्ली स्टेज में है तो हम इतना जानते नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी यदि शरीर में कोई भी ऐसी असामान्य प्रक्रिया कोई भी अंग के अंदर आप महसूस करो तो पैनिक मत करो, एक बार जाके किसी विश्वस्त डॉक्टर से राय लो और राय के हिसाब से फिर आप जांच कराओ। और मैं तो यहाँ फिर आखिर में यही कहना चाहूँगा कि कैंसर की रोकथाम का प्रयास करो। रोकथाम के अंदर लास्ट में मैं बस 3 शब्द फिर बताना चाहूँगा। आप स्मोकिंग और एयर पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करो, कम से कम करने की कोशिश करो, इसके लिए प्रयास करो। पेड़ पौधे लगाओ, प्लास्टिक का यूज़ मत करो, ये सब का केमिकल्स का यूज़ मिनिमाइज़ करो। दूसरा, शरीर के वज़न को नियंत्रित रखो। ओबेसिटी कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है। आपका शरीर का वज़न ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है आपकी बॉडी में, तो आपके कैंसर होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। और तीसरा है आपका मसल स्ट्रेंथ आपके अंदर अच्छी होनी चाहिए, और
आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जो भोजन मैंने बताई हैं 3-4 चीज़ें खाने में, उसको प्रेफरेंस दो, कार्ब्स को कम करो, मैदे की चीज़ें, फ्राइड, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड और शुगर वाली जो ड्रिंक्स हैं वो सारी बंद करो। एग्जैक्टली। जो शुगरी ड्रिंक हैं आप जो पीते हो तरह तरह की बोतल की बोतल मॉकटेल बना के पता नहीं क्या क्या बनाते हो, वो बहुत डेंजरस है। और जो चाशनी वाली चीज़ें होती हैं, तली हुई चीज़ें होती हैं, क्योंकि धरती पे ज़्यादा खाई जा रही हैं तो कैंसर की जो अभी देखिए पहले कोई 100 में से 1 की संभावना थी कैंसर होने की, इस समय हम कहते हैं कि 100 में से 4 लोगों के हर समय कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। तो 4 गुना संभावनाओं को हमने बढ़ा दिया है। ऊपर आपकी नदियां पोल्यूटेड हैं, चारों तरफ से पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ आपको कैंसर से बचाते हैं, वो आपका ऑक्सीजन लेवल ऊंचा रखते हैं। यदि आप इसी तरह से पेड़ काटते रह गए इस तथाकथित विकास के नाम से, तो पेड़ काटने वाले भी उनका भी विनाश होगा और जो न काटने वाले हैं उनका भी विनाश होगा। इसलिए आप प्रकृति के विनाश के विरुद्ध आवाज़ उठाइए, आवाज़ उठाइए। सर बहुत कमाल का टॉपिक आज भी आप लेकर आए और मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें आज लोगों को समझ में आई होंगी। आप जितना अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखेंगे, जितना अच्छे से आप जीने की कोशिश करेंगे, उतनी आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बनती रहेगी। सो थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए। और नमस्ते। नमस्ते सर। आप सभी आने वाला ट्रैक एंजॉय करें।